Hello students, welcome to Prep IAS. मेरा नाम है मयूरी भागवानी and today we will be looking into the current affairs of 1st May. Here on the daily basis we cover news analysis of different newspapers like The Hindu, Indian Express, PIB etc. तो आज का लेक्चर स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको क्रैश कोर्स के बारे में बता देती हूँ जो हम आपके लिए लाए हैं। और ये जो क्रैश कोर्स है ये स्टार्ट हुआ है 17 मार्च से एंड इट विल बी रनिंग अप टू 20 जून। ये जो क्रैश कोर्स है ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 को टारगेट करता हुआ बनाया गया है और इसमें आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज़ के द्वारा अलग अलग टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे, ईदर स्टैटिक और डायनामिक दोनों चीज़ें यहाँ कवर की जाएंगी, ठीक है। और इसके अलावा आपको कंप्रहेंसिवली आपका जो सिलेबस है यूपीएससी का उसे यहाँ कवर किया जाएगा एंड दैट टू फॉर फ्री। इसके अलावा 5 हाई क्वालिटी मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे। इसके अलावा डाउट सेशंस और सीसैट भी यहाँ आपको अवेलेबल कराया जाएगा। स्टडी मटेरियल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और अगर आप इस कोर्स के लिए, इस क्रैश कोर्स के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आपको इसकी रजिस्ट्रेशन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज हमारे लिए क्या है हमारे पास, देखिए हम यहाँ पे क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में जो न्यूज़ होती हैं उनको डिस्कस करते हैं, पूरे इशू को डिस्कस करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपको। First statement is Constitution does not explicitly gives this power to Supreme Court and High Court. तो Constitution directly कहीं भी explicitly mention नहीं करता contempt of power के contempt of court के बारे में, जो कि Supreme Court या High Court की एक power है। तो ये statement first है। Second statement है it leads to punishment of imprisonment up to 6 months और fine up to ₹2000। तो ये कह रहा है कि इस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंतर्गत अगर आप दोषी पाए जाते हैं तो आपको 6 मंथ से लेके 6 मंथ तक की सज़ा और 2000 रुपये तक का फाइन भरना पड़ सकता है। एंड इट इज़ कैटेगराइज्ड इनटू 2 टाइप्स। तो 2 टाइप्स में इसे कैटेगराइज किया गया है, सिविल एंड क्रिमिनल। तो देखिए पहला स्टेटमेंट जो है ये है गलत। क्यों? क्योंकि एक्सप्लिसिटली कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है एंड दैट टू अंडर आर्टिकल 129। 129 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के बारे में मेंशन है कि 129 आर्टिकल के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अगर उसे लगता है सुप्रीम कोर्ट को कि कहीं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ है तो फिर वो उसके लिए पनिश कर सकती है, इम्प्रीजन कर सकती है, फाइन लगा सकती है जिस भी पर्सन ने ऐसा किया है उसके लिए। और सिमिलरली हाई कोर्ट के पास भी सेम पावर्स दी हैं कॉन्स्टिट्यूशन ने अंडर आर्टिकल 215। तो ये दोनों आर्टिकल्स याद रखने हैं, 129 एंड 215। इन दोनों आर्टिकल्स के अंदर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है एज पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। इसके अलावा सेकंड स्टेटमेंट देखें तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि पनिशमेंट जो है यहाँ पे वो 6 मंथ तक का इम्प्रीजनमेंट या फिर 2000 रुपये तक का फाइन लगाया जा सकता है। तीसरा स्टेटमेंट भी सही है क्योंकि सिविल और क्रिमिनल 2 टाइप्स में इसे कैटेगराइज किया गया है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन बी सही होगा बिकॉज स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर करेक्ट हियर, सो ओनली 2 एंड 3। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी वुड बी करेक्ट हियर। अब देखो इसके बारे में हम कुछ और चीज़ें जानें उससे पहले हम देख लेते हैं ये न्यूज़ में क्यों था। देखो सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट्स और स्टेट पुलिस को फटकार लगाते हुए ये कहा है कि आप जो सिटीजन हैं उनको अपने ग्रीवेंसेस एक्सप्रेस करने से मना नहीं कर सकते ऑन सोशल मीडिया, ठीक है। आप उनके ग्रीवेंसेस एक्सप्रेस करने को या हेल्प मांगने को कोई क्राइम का रूप नहीं दे सकते, ठीक है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट किसी भी सिटीजन को अपना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन करने से रोकती है ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, चाहे वो हेल्प मांगना हो ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए, प्लाज्मा डोनेशन के लिए, या कोविड काल में किसी भी इस चीज़ के लिए, मेडिकल इमरजेंसी के लिए हेल्प मांगना हो, ग्रीवेंस एक्सप्रेस करना हो, तो इससे स्टेट गवर्नमेंट्स उनको नहीं रोक सकती और अगर वो रोकती हैं तो दैट वुड बी इक्विवेलेंट टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ऐसा कहा है सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट्स को फटकार लगाते हुए। तो ये आपको द हिंदू के दिल्ली एडिशन के पेज 1 पे ही मिल जाएगा और ये पेपर 2 से रिलेट करता है क्योंकि ये जुडिशरी से रिलेट करता है, ठीक है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इज अ टॉपिक अंडर जुडिशरी। सो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट देखो है क्या। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब ये होता है कि
कभी भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या कोई भी ऐसी कोर्ट, जुडिशियल कोर्ट जो है, उसके ऑर्डर्स की अवहेलना करता है कोई, या उसके अगेंस्ट, कोर्ट्स के अगेंस्ट एक पब्लिक सेंटिमेंट बनाने की कोशिश करता है, या फिर पब्लिक का जो विश्वास है कोर्ट के ऊपर उसे भंग करने की कोशिश करता है, तो इन सबको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में माना जाता है, लिया जाता है। ठीक है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का देखो बेसिक एम ये है कि पब्लिक वेलफेयर जो है, पब्लिक इंटरेस्ट जो है वो मेंटेन करके रहे और पब्लिक का ट्रस्ट जुडिशरी में से भटके ना, जुडिशरी में से हिले ना। ठीक है, तो ये बेसिक एम है यहाँ पे। इट रिफर्स टू द ऑफेंस ऑफ शोइंग डिसरिस्पेक्ट टू द डिग्निटी और अथॉरिटी ऑफ कोर्ट। तो आप अगर कोर्ट की अथॉरिटी को डिसरिस्पेक्ट शो करते हैं, इंसल्ट करते हैं, ऑर्डर्स की अवहेलना करते हैं, ऑर्डर्स का वायलेशन करते हैं, तो दैट वुड बी constituted under this offense of contempt of court. Okay, आर्टिकल 129 दैट इज 129 एंड 215 में इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट को अलग से एक्सप्लिसिटली पावर देती है कि ये जो कोर्ट्स हैं ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंतर्गत किसी भी पर्सन को, मतलब जो भी कल्प्रिट हो, उसे पनिश कर सकते हैं। देन इट एक्ट्स एज अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है ये हमारा फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 19। इसमें कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस दिए हैं। देखो आपको पता होगा जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो पूरी तरह से एब्सोल्यूट नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो किसी भी कंडीशन में उनको वायलेट नहीं किया जा सकता, या फिर कोई भी बिल्कुल एब्सोल्यूट है, कुछ भी हो जाए फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं किया जा सकता, ऐसा नहीं है। जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, उनके कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी हैं कि उन केसेस में फंडामेंटल राइट्स होल्ड नहीं करेंगे, और ऐसे रिस्ट्रिक्शन हर फंडामेंटल राइट के साथ कुछ ना कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जुड़े हुए हैं। वैसे ही आर्टिकल 19 के साथ कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जुड़े हैं, जो कि जिनमें से एक ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। बाकी कौन कौन से रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन आर्टिकल 19 के साथ जुड़े हुए हैं ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अच्छा, कमेंट सेक्शन की बात आई है तो एक और बात बता दूं दैट आई एम ग्लैड कि आप लोग मुझसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। प्लीज़ अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में लिखा कीजिए, क्योंकि आपके लिए ही वो बेनिफिशियल होगा। आपके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं वो चीज़ फिट हो जाएगी और एग्जाम में आपको बिल्कुल याद आएगी वो। ओके, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट जो है वो इससे रिलेट करता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक एक्ट 1971 का है। ठीक है, इसी के अंतर्गत सारे प्रोविजंस दिए गए हैं, प्रोसीजर्स दिए गए हैं, किस तरह से इन्वेस्टिगेशन होगी, किस तरह से पनिशमेंट्स मिली जाएंगी इस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाले ऑफेंस के लिए। और इसी एक्ट के अंतर्गत कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है उसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सिविल एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट। सिविल कंटेम्प्ट क्या होता है? सिविल कंटेम्प्ट का मतलब है विलफुल डिसोबीडियंस ऑफ एन ऑर्डर। ठीक है, अगर जुडिशरी का कोई भी कोर्ट, सबऑर्डिनेट या फिर हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट, ये कोर्ट अगर कोई भी ऑर्डर पास करते हैं और विलफुली यानी कि अपनी इच्छा से कोई पर्सन उसको डिसोबीडियंस दिखाता है, उसकी तरफ उसकी अवहेलना करता है, तो उस केस में ये सिविल डिसोबीडियंस माना जाएगा। इसके अलावा क्रिमिनल कंटेम्प्ट की बात करें तो देखो क्रिमिनल कंटेम्प्ट यहाँ क्या होता है? क्रिमिनल कंटेम्प्ट का मतलब होता है ऐसा कोई भी एक्ट या कोई भी पब्लिकेशन जिससे कि कोर्ट स्कैंडलाइज हो। स्कैंडलाइज होने का मतलब क्या है? देखो सपोज कि कोई एक पर्सन है जिसने कोई ऐसी पब्लिकेशन निकाली, कोई ऐसा पेपर निकाला, कोई ऐसा आर्टिकल निकाला जिसके थ्रू कोर्ट जो है, कोर्ट के ऊपर जो पब्लिक ट्रस्ट है वो कम हो रहा है, तो दैट वुड बी इक्वल टू स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट। ओके, इसके अलावा जो प्रीजुडाइजेस क्रिएट करना जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को लेकर, या फिर इंटरफेयर करना एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में। ठीक है, जैसे पब्लिक ओपिनियन बना देना ट्रायल के टाइम ही, अगर कोर्ट में कोई केस चल रहा है तो पहले ही उसको लेकर पब्लिक ओपिनियन क्रिएट कर देना, चाहे वो फेवर में हो चाहे वो अपोज में हो, या फिर जस्टिस के एडमिनिस्ट्रेशन में कोई भी बाधा क्रिएट करना। ऑल दीज वुड लीड टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ये जो तीनों हैं ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट में आएंगे और ये जो है ये आएगा सिविल कंटेम्प्ट में। ओके, तो इसीलिए इसके अंदर ये सारी प्रोविजन हैं और ये हमने पढ़ लिया। आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया न्यूज में इसीलिए थे क्योंकि हमारे पूर्व अटॉर्नी जनरल जो हैं उनकी डेथ हुई है, वो रिसेंटली उनकी डेथ हो गई है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ही एंजॉयज ऑल द प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज दैट आर अवेलेबल टू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जितने भी एमपीज होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनके पास जितनी भी इम्यूनिटीज और प्रिविलेजेस होते हैं वो सेम अटॉर्नी जनरल
ऑफ इंडिया के पास होते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है ही इज डी बार्ड फ्रॉम प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस। तो जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है उन्हें डी बार कर दिया जाता है, वो प्राइवेट लीगल प्रैक्टिसेस नहीं कर सकते। थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है राइट टू स्पीक, ही हैज द राइट टू स्पीक, वोट एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट और देयर जॉइंट सिटिंग। तो ये स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जो अटॉर्नी जनरल हैं उनको जो भी हाउसेज हैं पार्लियामेंट के, उनकी मीटिंग्स में, उनकी सिटिंग्स में, जॉइंट सिटिंग्स में भी इनफैक्ट बोलने की, वोट करने की और पार्ट लेने की, पार्टिसिपेट करने की आज़ादी होती है। तो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है क्योंकि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है उनको इक्विवेलेंट प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज मिलती है जैसे कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मिलती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग क्योंकि अटॉर्नी जनरल माना कि गवर्नमेंट के जो लॉयर हैं, एक तरह से अटॉर्नी जनरल कौन होते हैं, गवर्नमेंट के लॉयर होते हैं, ठीक है। किसी भी कोर्ट केस में कहीं पे भी जहां गवर्नमेंट का कोई स्टेक है, जहां गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, वहां पे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ही गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो एक तरह से अटॉर्नी जनरल गवर्नमेंट के लॉयर हुए। यहाँ पे लिखा है कि वो डी बार्ड होते हैं प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस से, ऐसा नहीं है, उनके पास आज़ादी होती है कि वो अपना प्राइवेट भी लीगल प्रैक्टिस कर सकते हैं। थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग, वाई, बिकॉज देखो यहाँ पे अटॉर्नी जनरल को किसी भी हाउस में, पार्लियामेंट की या फिर जॉइंट सिटिंग में भी बोलने की आज़ादी होती है, पार्टिसिपेट करने की भी आज़ादी होती है, लेकिन वोट नहीं कर सकते वो वहाँ पे किसी भी हाउस की मीटिंग में, सिटिंग में वो वोट नहीं कर सकते। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट, सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट आर रॉन्ग, तो इसका आंसर होगा ओनली वन, ऑप्शन बी, ठीक है। अच्छा एक चीज आपके लिए मेरे पास है यहाँ पे कि जॉइंट सिटिंग कौन से आर्टिकल में मेंशन्ड है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन के लिए, जॉइंट सिटिंग कौन से आर्टिकल में मेंशन्ड है ये बताएंगे, ठीक है। अच्छा जो ये हमने सारी चीज़ें यहाँ डिस्कस करी, एक तरह से ये लिमिटेशन है, ठीक है, अटॉर्नी जनरल की लिमिटेशन या प्रिविलेजेस कह लीजिए कि अटॉर्नी जनरल के पास मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जितने इम्यूनिटीज़ और प्रिविलेजेस होते हैं उनको किसी भी प्राइवेट प्रैक्टिस से बार नहीं किया जाता, डीबार नहीं किया जा सकता, लेकिन वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं पार्लियामेंट के सिटिंग्स में, हाउसेज में, लेकिन वो वहाँ वोट नहीं कर सकते, ओके। अब देखो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इसीलिए न्यूज़ में थे क्योंकि हमारे जो पूर्व अटॉर्नी जनरल हैं सोली सोराब जी, ये इनकी रिसेंटली डेथ हुई है, ठीक है। और ये इसलिए भी फेमस हैं, ये मेनली सिविल राइट्स के लिए लड़ते थे, सिविल लिबर्टीज़ के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए इनको काफ़ी जाना जाता था। और बहुत बड़े बड़े केसेस जैसे केसवानंद भारती, SR बोम्मई जो केस है, ये सारे केसेस में इनका काफ़ी नाम रहा है। और जो एक बहुत फेमस लॉयर है नानी पालकी वाला, वो इनके मेंटर रहे हैं, ठीक है। और इनका और भी कई चीज़ों में नाम है, इनको पद्म विभूषण भी मिला है, ठीक है, पद्म विभूषण से इन्हें नवाजा गया है। कई सारे इंपॉर्टेंट केसेस हैं, आप इसमें एक बार ये आर्टिकल और देख सकते हैं इंडियन एक्सप्रेस का, इसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिवली यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों में मिल जाएगा। और ये GS पेपर 2 से रिलेट करता है ये टॉपिक, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। अब देखो अटॉर्नी जनरल के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। मैंने बताया अटॉर्नी जनरल होते कौन है, ठीक है। गवर्नमेंट का कोई भी केस हो किसी भी कोर्ट में ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, किसी भी कोर्ट में अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट या गवर्नमेंट का कोई केस है तो उस केस में जो अटॉर्नी जनरल हैं वो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अटॉर्नी जनरल को हेल्प करने के लिए सॉलिसिटर जनरल्स भी होते हैं, ठीक है। और सेम स्टेट लेवल पे एडवोकेट जनरल होते हैं। तो अटॉर्नी जनरल सेंट्रल लेवल पे, एडवोकेट जनरल स्टेट लेवल पे। अटॉर्नी जनरल कौन से आर्टिकल के अंदर मेंशन है, 76। इसके बारे में UPSC मेंस में 2019 में सीधा क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और सेम करस्पॉन्डिंग देखिए एडवोकेट जनरल के बारे में कौन से आर्टिकल में मेंशन है, 165, ओके। तो 165 आर्टिकल नंबर में इनके बारे में मेंशन है एडवोकेट जनरल के बारे में। तो देखो अटॉर्नी जनरल की बात करें तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के चीफ लीगल एडवाइजर होते हैं और ये प्राइमरी लॉयर होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के प्राइमरी लॉयर और चीफ लीगल एडवाइजर होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के। यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट माना जाता है इनको, ठीक है। और इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, ठीक है, रिमूव भी प्रेसिडेंट करते हैं। इनका कोई टेन्योर नहीं होता, ये प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे काम करते हैं, मतलब जब तक जो भी पार्टी रूल में है उसके अकॉर्डिंग वो ही रिकमेंड करेगी, ठीक है। मतलब जो भी एग्जीक्यूटिव है, जो भी हमारा, वो ही प्रेसिडेंट को रिकमेंड करेगा और उन्हीं के अकॉर्डिंग्स में, ये प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग्स में इन्हें रिमूव किया जा सकता है।
आर्टिकल 76 की मैंने ऑलरेडी बात की, ठीक है, इसके अंदर ये मेंशन है इसके बारे में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लें। देखो एलिजिबिलिटी क्या है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनने की, तो सबसे पहले तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि जो भी पर्सन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनने के लिए एलिजिबल है, उसके पास ये होना चाहिए कि वो सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की एलिजिबिलिटी रखता हो। तो जो भी सुप्रीम कोर्ट जज बनने की एलिजिबिलिटी होती है वो उस पर्सन के पास होनी चाहिए। सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 5 साल कम से कम हाई कोर्ट का जज रहा हो, या फिर 10 साल हाई कोर्ट में ये एज एन एडवोकेट यहाँ पे इन्होंने काम किया हो हाई कोर्ट में, या फिर प्रेसिडेंट की नज़रों में ये एक एमिनेंट जूरिस्ट रहा हो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये जो एमिनेंट जूरिस्ट वाली जो चीज़ है ये सिर्फ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के लिए है। ठीक है, अगर आप एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट पढ़ेंगे तो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट में ये चीज़ कहीं भी मेंशन नहीं है। ठीक है, एमिनेंट जूरिस्ट वाली, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, लिंक करके पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है उनकी क्या क्या पावर्स हैं, क्या क्या ड्यूटीज़ हैं। तो सबसे पहला वो जो है एडवाइस देते हैं गवर्नमेंट को, जो भी लीगल मैटर्स होते हैं उन सभी में गवर्नमेंट को एडवाइस करते हैं। उसके अलावा जो भी प्रेसिडेंट उनके पास लीगल ड्यूटीज़ उनको देते हैं उनको परफॉर्म करते हैं। उसके अलावा राइट ऑफ ऑडियंस होता है इनके पास। ठीक है, हाउस की किसी भी हाउस की प्रोसीडिंग्स में एज एन ऑडियंस ये बैठ सकते हैं। ठीक है, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बोल भी सकते हैं, लेकिन वोट नहीं कर सकते। ठीक है, जॉइंट सिटिंग तक में ये बैठ सकते हैं। उसके अलावा ये गवर्नमेंट के बिहाफ पे अपीयर होते हैं, जितने भी केसेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट में या फिर किसी भी कोर्ट में गवर्नमेंट को लेकर। ठीक है, उसके अलावा ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जब भी प्रेसिडेंट का रेफरेंस होता है, देखो आर्टिकल 143 क्या है, आर्टिकल 143 में प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट से कोई एडवाइस मांग सकते हैं। ठीक है, और एडवाइस मांग सकते हैं प्रेसिडेंट जो है सुप्रीम कोर्ट में, कोई भी अपना ओपिनियन मांग सकते हैं। तो इस केस में जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट को कौन वो करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, फिर अटॉर्नी जनरल जो है ये जो है एक्सेप्ट कर सकते हैं ब्रीफ में, लेकिन गवर्नमेंट के लिए खड़े हो सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़े नहीं हो सकते ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये पूरा टॉपिक था। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है हमारा मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मनरेगा। तो देखो मनरेगा न्यूज़ में इसीलिए था क्योंकि आपको पता है अभी वापस माइग्रेंट इशू हो रहा है, सारे जो लेबरर्स हैं माइग्रेंट लेबरर्स वो वापस रिवर्स माइग्रेशन कर रहे हैं, इसीलिए मनरेगा की जो डिमांड है वो बहुत बढ़ गई है। तो पहला स्टेटमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज मॉनिटरिंग द एंटायर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम। तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इसको इम्प्लीमेंट करवाती है। दूसरा स्टेटमेंट है, इट हैज़ द प्रोविजन रिगार्डिंग राइट टू गेट अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। तो इसके अंतर्गत राइट टू गेट अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी है, मतलब बेरोजगारी भत्ता मिलने का भी प्रोविजन है इसके अंतर्गत। इट गारंटीज 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन एवरी फाइनेंशियल ईयर टू अडल्ट मेंबर ऑफ ओनली बीपीएल रूरल हाउस होल्ड विलिंग टू पब्लिक वर्क रिलेटेड अनस्किल्ड मैनुअल वर्क। यानी कि इस स्कीम के अंतर्गत 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है अनस्किल्ड मैनुअल वर्क के लिए हर फाइनेंशियल ईयर में, सिर्फ रूरल एरियाज के बीपीएल हाउस होल्ड्स को। ठीक है, तो एक अडल्ट फ्रॉम एवरी हाउस होल्ड, एवरी बीपीएल हाउस होल्ड जो है उसको मिला जाता है ये 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट। तो ये थर्ड स्टेटमेंट है। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ही इसको मॉनिटर करती है, इसको इम्प्लीमेंट कराती है। सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, अगर आपको 15 दिन अगर आपको हो गए रजिस्टर किए हुए मनरेगा के अंतर्गत, फिर भी आपको एम्प्लॉयमेंट यहाँ नहीं मिलता है, तो आपको गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देगी। ठीक है, बेरोजगारी भत्ता देगी, मतलब जितनी भी उसकी पेमेंट होती है मनरेगा के अंतर्गत उसके अकॉर्डिंग आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिल जाएगा। तीसरी स्टेटमेंट गलत है। क्यों? 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट देती है ये सही बात है, अनस्किल्ड मैनुअल वर्क के लिए देती है ये भी सही बात है, हर फाइनेंशियल ईयर में देती है ये भी सही बात है, अडल्ट मेंबर्स को देती है ये भी सही बात है। गलत है ये, ओनली बीपीएल रूरल हाउस होल्ड्स को नहीं, सभी रूरल हाउस होल्ड्स को यहाँ पे ये बेनिफिट मिलता है। तो जितने भी रूरल एरियाज में हाउस होल्ड हैं उनके एक अडल्ट पर्सन को 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट अनस्किल्ड मैनुअल वर्क के लिए दिया जाता है मनरेगा के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ पे 1 and 2 स्टेटमेंट आर करेक्ट, सो आंसर वुड बी ए। ठीक है, ऑप्शन ए, ओनली 1 and 2। ठीक है, देखो अब मनरेगा मैंने बताया ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि जो डिमांड है, जो अभी अप्रैल चल रहा है, अप्रैल में ये डिमांड डबल हो गई है मनरेगा की रूरल एरियाज में। और वो क्यों, वो आप समझ सकते हैं, 92% डिमांड बढ़ गई है इसकी। ठीक है,
मनरेगा की, और ये इसीलिए क्योंकि रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है, लोगों के पास काम नहीं है रूरल एरियाज़ में भी, इसीलिए जस्ट फॉर देयर सर्वाइवल यहाँ पे वो इसका यूज़ करना चाहते हैं मनरेगा का। ठीक है, तो ये जीएस पेपर 2 से रिलेट करेगा क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसी से रिलेटेड है। ठीक है, अब मनरेगा के बारे में समझते हैं। मनरेगा का फुल फॉर्म क्या है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये जो एक्ट है ये बेसिकली सोशल इंक्लूजन की तरफ काम करता है। देखो इसका काम क्या है कि अगर किसी भी जगह पे लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो उनको एम्प्लॉयमेंट दी जाए, उनको सोशली इंक्लूड किया जाए सोसाइटी में। ठीक है, इसके अलावा रूरल एरियाज जो है वहाँ पे जो डिस्ट्रेस वाला माहौल होता है उसे कम किया जाए, रूरल एरियाज का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए। ठीक है, अर्बन एरियाज की तरफ जो माइग्रेशन है उसे रोका जा सके एम्प्लॉयमेंट दे के, ये सारे इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, अब इसको एक सोशल मेजर के तौर पे इंट्रोड्यूस किया गया था और ये राइट टू वर्क गारंटी करता है। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट टू वर्क यहाँ पे गारंटी किया जाता है। इसके अलावा क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? देखो मैंने आपको बताया रूरल एरियाज के सभी हाउस होल्ड का कोई भी एक अडल्ट मेंबर एक समय पे 100 दिन के लिए काम कर सकता है मनरेगा के अंतर्गत, और ये जो वर्क होगा ये अनस्किल्ड मैनुअल लेबर का होगा। ठीक है, इसके अलावा सिटीजन होना चाहिए इंडिया का इसका बेनिफिट उठाने के लिए, कम से कम 18 ईयर एज होना चाहिए। इसके अलावा जो एप्लीकेंट है वो लोकल हाउस होल्ड से हो। ठीक है, मतलब जो भी हाउस होल्ड हो वो ग्राम सभा ग्राम पंचायत में रजिस्टर्ड हो। ठीक है, और एप्लीकेंट जो है वो वॉलंटरीली अनस्किल्ड लेबर के लिए काम करना चाहे। ठीक है, इसके अलावा 15 डेज के रजिस्ट्रेशन, 15 डेज हो गए आपको रजिस्ट्रेशन किए हुए, तो आपको 15 डेज के अंतर्गत ये काम मिल जाना चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो फिर आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाएगा, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया। इसकी सोशल ऑडिट बहुत मैंडेटरी है। सोशल ऑडिट देखो क्यों ज़रूरी होती है, मतलब सोसाइटी का ही कुछ हिस्सा एक कमेटी जैसा बनाया जाएगा, एजेंसी बनाई जाएगी, और उसी के कुछ लोग इसको बार बार थोड़े थोड़े दिन में वेरीफाई करने जाएंगे कि काम ढंग से हो रहा है या नहीं, मिनिमम वेजेस लोगों को मिल रहे हैं या नहीं। ये अकाउंटेबिलिटी होल्ड करने का, अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने का एक तरीका है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ग्राम सभा और ग्राम पंचायत का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ग्राम सभा जो है वही यहाँ पे डिसाइड करती है प्रायोरिटी बेसिस पे कि क्या क्या चीज़ें बनेंगी, क्या क्या मैनुअल लेबर जो होगा उससे क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, क्या नहीं बनेगा, कहाँ बनेगा, क्या ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें ग्राम सभा डिसाइड करती है ग्राम पंचायत के साथ मिलके। ग्राम सभा ही इसको मॉनिटर करती है इस पूरी स्कीम को। ग्राम पंचायत का क्या रोल है यहाँ पे? देखो ग्राम पंचायत जो भी रजिस्ट्रेशन है, जो भी एप्लीकेंट्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन, जॉब कार्ड्स अवेल कराना, रजिस्ट्रेशन जो हो रहे हैं उनका वेरिफिकेशन, हाउस होल्ड्स का रजिस्ट्रेशन, ये सारे काम कौन करता है? ग्राम पंचायत। स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है? स्टेट गवर्नमेंट 3 काम करती है यहाँ पे देखो। एक तो इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी बनाती है। ठीक है, मनरेगा इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी बनाती है जो इसको इम्प्लीमेंट करवाएगी। दूसरा, ये यहाँ पे सोशल ऑडिट एजेंसी बनाते हैं। ठीक है, स्टेट लेवल सोशल ऑडिट एजेंसी। और तीसरा, एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड बनाती है स्टेट गवर्नमेंट। ओके, तो एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड के अंदर से ही हर एप्लीकेंट को, हर पर्सन को जो मनरेगा में रजिस्टर्ड है उसको यहाँ पे से अलाउंस मिलता है, या फिर जो भी उसका रेम्यूनरेशन है, मिनिमम वेजेस जो है वो मिलते हैं। ठीक है, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत जो है वही यहाँ पे अप्रूव करती है कौन सी प्रॉपर्टी बननी है, कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर बनना है, क्या लेक बनना है, पॉन्ड बनना है, जो भी है ये ग्राम पंचायत ही यहाँ पे डिसाइड करती है ग्राम सभा के साथ मिलकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट कंपल्सरी लाइसेंसिंग। तो कंपल्सरी लाइसेंसिंग जो है ये पेटेंट एक्ट है जो हमारा इंडिया का, उसमें मेंशन्ड है। तो ये देखो ये पहला स्टेटमेंट बोलता है, इट अलाउज द गवर्नमेंट्स टू लाइसेंस थर्ड पार्टीज to produce and market a patented product or process without the consent of patent owner। इसका मतलब ये है इस स्टेटमेंट का कि कंपल्सरी लाइसेंसिंग जिसमें भी प्रोविजन होता है, जो कंपल्सरी लाइसेंसिंग प्रोविजन है, इसके अंतर्गत गवर्नमेंट किसी भी थर्ड पार्टी को ये राइट दे सकती है कि वो इस कोई भी ऐसा पेटेंटेड प्रोडक्ट जो है उसे प्रोड्यूस कर सके, उसकी मार्केटिंग कर सके बिना जो पेटेंट प्रोड्यूसर है या जो पेटेंट ओनर है उससे परमिशन लिए। मान लीजिए मैंने कोई चीज़ बनाई ए, ठीक है, अब इसका पेटेंट मेरे पास है, लेकिन कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है, इमरजेंसी सिचुएशन, तो ऐसे में गवर्नमेंट जो है वो किसी थर्ड पार्टी को, दूसरे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, उनको भी ये बोल सकती है कि देखो ये जो ए प्रोडक्ट है वो आप प्रोड्यूस कर सकते हो, मार्केटिंग कर सकते हो उसकी बिना मुझसे, यानी कि जिसका पेटेंट ओनर है जो, उससे परमिशन लिए। ये कहता है फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट बोलता है कि देयर इज नो सच प्रोविजन इन इंडियन पेटेंट एक्ट 1970।
तो देखो जैसा कि मैंने आपको बताया सेकंड स्टेटमेंट तो गलत है, इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 में इसका प्रोविजन है, और फर्स्ट स्टेटमेंट यानी कि जो कंपलसरी लाइसेंसिंग की डेफिनेशन है वो सही है, यानी कि पेटेंट ओनर की परमिशन के बिना आप उसका जो पेटेंटेड प्रोडक्ट है या प्रोसेस है उसको यूज करके पेटेंटेड प्रोडक्ट बना सकते हो या फिर उसकी मार्केटिंग कर सकते हो। तो इसका आंसर कौन सा होगा, इसका आंसर होगा ओनली वन, यानी कि ऑप्शन ए। ओके, अब ये न्यूज़ में क्यों था, ये न्यूज़ में था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उनसे ये कहा है कि वैक्सीन के प्राइजेस इतने वेरी कैसे कर रहे हैं, स्टेट को अलग रुपए में मिल रही है, अलग प्राइस में मिल रही है, सेंटर को अलग प्राइस में मिल रही है, तो आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप यहाँ पे वैक्सीन्स के लिए जो कोविड से रिलेटेड वैक्सीन हैं उनके ऊपर कंपलसरी लाइसेंसिंग लगाएं। अब ऐसा इसलिए बोला है गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ने क्योंकि जो दो वैक्सीन है हमारे यहाँ, देखो एक है कोविशील्ड और एक है कोवैक्सीन। कोविशील्ड किसने बनाई है, एक्स्ट्राजेनेका और जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उसने और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने मिलकर बनाई है। कोवैक्सीन भारत बायोटेक की वैक्सीन है, ठीक है। अब इन वैक्सीन के जो दाम है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। जैसे कोविशील्ड वाली जो वैक्सीन है इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूएसए में तो इसके दाम बहुत कम है, ठीक है, उसके बाद सेंटर को भी इसके दाम बहुत कम मिल रहे हैं, तो यहाँ तो आप एक काम कीजिए, इनका जो पेटेंट है अभी के लिए इसको कंपलसरी लाइसेंसिंग में डाल दीजिए, यानी कि कोई थर्ड पार्टी वाले लोग भी इसकी जेनरिक टाइप की वैक्सीन यहाँ बना सकें या फिर इस वैक्सीन को मैन्युफैक्चर कर सके, प्रोड्यूस कर सके या मार्केटिंग कर सकें इसकी, और उनको इससे परमिशन ना लेना पड़े। तो इससे क्या होगा, कॉस्ट कम हो जाएगा वैक्सीन का। तो ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में कंसर्न्स रेज किए हैं, ठीक है। तो अब देखो कंपलसरी लाइसेंसिंग होती क्या है, पहले ये समझते हैं। इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 में इसके बारे में प्रोविजन है, पहली चीज़ तो ये क्या होती है मैंने आपको ये बताया। दूसरी चीज़ ये कि कोई भी पेटेंट अगर रजिस्टर हुआ है आज तो उसके 3 साल के बाद ही कंपलसरी लाइसेंसिंग आप उस पर लगा सकते हो, ठीक है, एनी टाइम आफ्टर 3 इयर्स। और इसमें भी प्रोविजन है, पहला ये कि रीजनेबल रिक्वायरमेंट होनी चाहिए पब्लिक को, ठीक है, कि उसकी ज़रूरत है पब्लिक को, उस प्रोडक्ट की ज़रूरत है पब्लिक को और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरा, द पेटेंटेड इन्वेंशन इज नॉट अवेलेबल टू पब्लिक एट रीजनेबल अफोर्डेबल प्राइस। तो कोई भी जो प्रोडक्ट है वो अफोर्डेबल प्राइस पे अगर पब्लिक के पास नहीं अवेलेबल है तो उस केस में कंपलसरी लाइसेंसिंग लगा सकते हैं। और तीसरा, पेटेंटेड इन्वेंशन जो है वो इंडिया में कैरी आउट नहीं किया गया हो। देखो मैं आपको अगर बेसिक से समझाऊं तो देखो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में आपने सुना होगा, इसका मैं एग्जांपल दूं तो देखो, यानी कि इसको ऐसा कह सकते हैं, अगर मैं कोई चीज़ बनाती हूँ, कोई चीज़ इन्वेंट करती हूँ, ठीक है, तो अब वो जो मैंने इन्वेंशन किया है वो मेरे दिमाग का काम है ना, मैंने इनोवेट किया है, तो उसके लिए मुझे तो कुछ फ़ायदा होना चाहिए ना। अगर वैसा सब कॉपी कर लेंगे तो मुझे क्या फ़ायदा होगा। तो इसीलिए उसके ऊपर मेरे कुछ राइट्स हैं जिसको मैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कहूँगी। इस राइट्स के अंतर्गत क्या होता है कि मेरे पास ये जो राइट्स है इसमें मेरी परमिशन से ही कोई दूसरा पर्सन इसे मैन्युफैक्चर कर सकता है सेम प्रोडक्ट या सेम प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। तो ये होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इसी में से एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है पेटेंट का। पेटेंट एक्ट के अंतर्गत ही ये जो कंपलसरी लाइसेंसिंग है ये एक तरह से एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है पेटेंट एक्ट के ऊपर, ठीक है। मतलब ऐसी कोई सिचुएशन आती है इमरजेंसी की तो फिर उसमें ये जो पेटेंट है वो काम नहीं करेगा, कोई तीसरे पर्सन को गवर्नमेंट ये दे सकती है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप भी इसको मैन्युफैक्चर कीजिए बिना पेटेंट ओनर की परमिशन लिए, ठीक है। और जो दोहा डिक्लेरेशन है, ट्रिप्स एग्रीमेंट जो है ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से ही रिलेटेड है। तो दोहा डिक्लेरेशन में ये कहा गया था कि जो कंट्रीज हैं उनको डिसाइड करने के लिए फ्री छोड़ दिया गया था कि उनको कंपलसरी लाइसेंसिंग का प्रोविजन रखना है या नहीं रखना है। और इंडिया ने सिर्फ एक बार ये प्रोविजन यूज किया है 2012 में, और वो भी कब, जब एंटी कैंसर ड्रग बनाना था, ठीक है। ये बेयर्स नेक्सावार, ये नेक्सावार जो है ये ड्रग था, इसका जेनरिक एडिशन बनाना था और इसके लिए कंपलसरी लाइसेंसिंग को स्टार्ट किया गया था, कंपलसरी लाइसेंसिंग को इशू किया गया था पहली बार, और अकेला एक बार ही ऐसा यूज हुआ है। तब से लेके यूएसए जैसी कई सारी डेवलप्ड कंट्रीज ने इसको लेकर कंसर्न्स जाहिर करे हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके लिए तो देखो ये बेनिफिशियल चीज़ है, ठीक है, क्योंकि जेनरिक मेडिसिन हो जाती हैं तो सबके पास एक्सेस टू हेल्थ केयर हो जाता है।
लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो इसको इनोवेशन का या IPR यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का वायलेशन मानती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ये वाला टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ें तो देखो इजराइल इज सराउंडेड बाय, ये ज्योग्राफी का टॉपिक है। मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स के लिए, प्लीज उसे रोज डेली बेसिस पे कीजिएगा, कम से कम 15 मिनट से आधा घंटा जरूर निकालिएगा डेली बेसिस पे ज्योग्राफी की मैपिंग करने के लिए। एक दिन आप लेके बैठेंगे कुछ समझ नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो रोज करना है। इजराइल इज सराउंडेड बाय, तो ये सारी कंट्रीज हैं, इजराइल इनमें से किससे सराउंडिंग है ये बताना है। तो देखो टर्की से सराउंडेड नहीं है, ठीक है, सीरिया से सराउंडेड है, जॉर्डन से सराउंडेड है, लेबनन से सराउंडेड है और इजिप्ट से सराउंडेड है। इन 4 कंट्रीज से सराउंडेड है। तो 2, 3, 5 एंड 6 इज इसका आंसर। तो बी जो है वो इसका आंसर हो गया 2, 3, 5 एंड 6। ओके, अब देखो इजराइल न्यूज में इसीलिए था क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्टैम्पीड हुआ है। स्टैम्पीड यानी कि भगदड़, जिसको एक मैनमेड डिजास्टर में काउंट किया जाता है। ठीक है, भगदड़ जैसे हमारे यहाँ होती है ना, कुंभ के मेलों में हो जाती है या रेलवे स्टेशन पे हो जाती है, जिसके कारण कई लोगों की डेथ होती है, उसी को स्टैम्पीड कहते हैं। ठीक है, मैनमेड डिजास्टर है ये। और ये 45 लोगों की डेथ हुई है यहाँ पे इजराइल में एक बहुत बड़े पिलग्रिमेज सेंटर में। ठीक है, जिसको कि माउंट मेरॉन डिजास्टर कहा जा रहा है। ठीक है, मेरॉन एक जगह है इजराइल में, वहां पे ये डिजास्टर हुआ है और इसको माउंट मेरॉन डिजास्टर कहा जा रहा है। और ऐसा माना जा रहा है कि इजराइल का काफी बड़ा डिजास्टर माना जा सकता है इसको, तो इसीलिए इजराइल न्यूज में था। इजराइल के बारे में हमने कुछ दिन पहले भी न्यूज डिस्कस की थी, इजराइल पैलेस्टीन इशू पूरा डिटेल में डिस्कस किया था, एक बार उसको भी रिवाइज कर लेना। ठीक है, अब देखो इजराइल के बारे में, इजराइल की लोकेशन देखते हैं सबसे पहले। तो इजराइल किसका पार्ट है? एशिया का पार्ट है और यहाँ आता है, ठीक है, मिडिल ईस्ट में। इजराइल जो है ये कौन कौन सी कंट्रीज हैं? देखो टर्की यहाँ पे सराउंड नहीं करेगी, यहाँ देखो लेबनन है एक, तो यहाँ सीरिया है, फिर जॉर्डन है और इजिप्ट है। उसके अलावा जो ये छोटा सा पैलेस्टाइन है, यानी कि ये तो कौन सा हो गया, वेस्ट बैंक हो गया पैलेस्टाइन का पार्ट, और ये हो गया गाजा स्ट्रिप। ठीक है, तो ये जो एरियाज हैं इसको सराउंड करते हैं। उसके अलावा इधर मेडिटेरेनियन सी है, ये जो है ये है सी ऑफ गैलीली, और ये जो पिंक कलर का आपको दिख रहा है ये है गोलन हाइट्स, जो रिसेंटली न्यूज में भी था। डेड सी जो है ये इजराइल और जॉर्डन के बीच में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी सलाइन सी है ये। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आता है सुएज कैनाल, और ये जो है ये सनाई पेनिनसुला है। ठीक है, तो ये भी इसको टच करता है। इसमें एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये वर्ल्ड मैप में देखोगे तो एशिया के मिडिल ईस्ट में आता है ये, यहाँ मेडिटेरेनियन सी आती है, ऊपर आती है ब्लैक सी। ठीक है, ब्लैक सी इजराइल को टच नहीं करती है, और जो पर्शियन गल्फ आती है यहाँ पे वो भी इजराइल को टच नहीं करती है। ठीक है, पर्शियन गल्फ है, ये कौन सा स्ट्रेट है? ये है स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंदेब। ठीक है, ये जो स्ट्रेट्स हैं ये याद रखना है। ठीक है, सॉरी, ये जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जो रेड सी वाला स्ट्रेट है ये है स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंदेब। ठीक है, तो ये रेड सी और पर्शियन गल्फ दोनों को ही टच नहीं करता है इजराइल। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। और यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये गोलन हाइट्स जो है लेबनन, सीरिया, जॉर्डन और इजराइल, इन चारों के बीच में आता है। डेड सी जॉर्डन और इजराइल के बीच में आती है। ठीक है, सनाई पेनिनसुला जो है इजराइल और इजिप्ट के बीच में आता है। सुएज कैनाल आता है यहाँ पे। ठीक है, और उसके अलावा जो फेमस सिटीज है जैसे तल अवीव, फिर जेरूसलम, ओके, ये सब इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। हैफा इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ओके, अब देखो आगे बढ़ते हैं। एक और चीज, इजराइल जो है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर आता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर आता है। ठीक है, मेडिटेरेनियन सी में ओपन होता है। आगे बढ़ते हैं। जब भी कोई आपको लोकेशन पढ़नी हो तो उसके आसपास कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रिवर्स निकलती हैं, कौन कौन सी आसपास वाटर बॉडीज हैं, लैंडलॉक्ड है या नहीं है, ये सब देखना है। ओके, कंट्रीज सराउंडिंग कैस्पियन सी। अब देखो कैस्पियन सी भी एक ज्योग्राफिकल लोकेशन है, ये न्यूज में इसीलिए है क्योंकि सेंट्रल एशिया भी न्यूज में है। किर्गिस्तान और तजाकिस्तान, इन दोनों का इशू एक है, वो मैं बताती हूँ आपको, लेकिन अभी यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो ये है कि कैस्पियन सी को कौन कौन सी कंट्रीज सराउंड करती है? रशिया, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, किर्गिस्तान, ईरान। तो देखो इसको याद करने की एक ट्रिक होती है, वो होती है तारिक। ठीक है, तारिक का मतलब होता है टी फॉर तुर्कमेनिस्तान, ए फॉर अजरबैजान, आर फॉर रशिया, आई फॉर ईरान, के जो है के फॉर होता है कजाकिस्तान, नॉट किर्गिस्तान। ठीक है, तो फोर्थ के अलावा बाकी सब आएंगे इसमें, मतलब कि 1, 2, 3 एंड 5। ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर है। तो देखो ये जो है कोकताश, कोकताश एक प्लेस है जो किर्गिस्तान और
तजाकिस्तान के बीच में आती है, इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट है और काफ़ी ज़्यादा क्रॉस बॉर्डर टेंशन चल रही है दोनों कंट्रीज़ के बीच में। इसीलिए ये कोकताश जो है ये न्यूज़ में था और आपको यूपीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि कोकताश रिसेंटली न्यूज़ इज रिलेटेड टू विच प्लेस। ठीक है, तो किर्गिस्तान और तजाकिस्तान से रिलेटेड है। ओके अब देखो यहाँ पे जो है ये आप यहाँ पे मैप देखिए, ये जो है ये सेंट्रल एशिया का मैप है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैस्पियन सी है। ठीक है, रशिया के नीचे से शुरू होता है कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और ये है हमारा तजाकिस्तान। ओके, तो देखो किर्गिस्तान और तजाकिस्तान के बीच में यहाँ कहीं पे आता है कोकताश और इसके लिए ही पूरा डिस्प्यूट चल रहा है। तो आपको नॉर्थ टू साउथ इनकी कैपिटल्स के बारे में भी पता होना चाहिए। जैसे कि पहला हमारा है अस्ताना, सबसे नॉर्थ में आता है अस्ताना जो कि कजाकिस्तान का कैपिटल है। उसके बाद हमारा आता है यहाँ पे आप देखिए बिश्केक जो कि है किसका, किर्गिस्तान का कैपिटल। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए ताशकंद आता है उज्बेकिस्तान में, फिर ये आता है दुशानबे तजाकिस्तान का और फिर आता है तुर्कमेनिस्तान का अशगाबाद। ठीक है, तो ये आपको नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ सब पता होना चाहिए, यहाँ पे ईस्ट टू वेस्ट सब पता होना चाहिए, वेस्ट टू ईस्ट वगैरह। और देखो ये जो सी दिख रही है आपको ये अरल सी है। ठीक है, जो पूरी तरह से अब लगभग खत्म हो चुकी है। ठीक है, ये पूरी तरह से ड्राई आउट हो चुकी है। और यहाँ पे आप देखिए ये है जो है ये कैस्पियन सी है। कैस्पियन सी के बारे में हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं। देखो ये कैस्पियन सी से खुलते ज़रूर हैं, जैसे कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान जो है ये कैस्पियन सी में खुलते ज़रूर हैं, इनकी बाउंड्री ज़रूर है कैस्पियन सी के साथ, लेकिन इन्हें फिर भी लैंडलॉक्ड माना जाता है क्योंकि सी से इनकी कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। ठीक है, किसी भी ओशन से इनका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। तो इसीलिए जो कैस्पियन सी है उससे जितनी भी बाउंड्रीज लग रही हैं इनकी, उन्हें लैंडलॉक्ड ही माना जाएगा। ठीक है, कजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान जो है इन्हें लैंडलॉक्ड ही माना जाएगा। ठीक है, और जो ये कंट्रीज है ना जैसे अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, इनको डबली लैंडलॉक्ड भी कहा जाता है। उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कैस्पियन सी की बात करते हैं हम यहाँ पे। कैस्पियन सी का मैंने आपको बताया था तारीख, तो देखिए यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान, ठीक है तुर्कमेनिस्तान, फिर यहाँ पे अजरबैजान आपको देखने को मिलेगा, फिर यहाँ पे रशिया है। ठीक है, रशिया, उसके बाद ईरान है नीचे, और फिर उसके बाद होता है यहाँ पे कजाकिस्तान। तो इसी तरह से आपको पढ़ना है। ठीक है, ट्रिक्स बना के, नेमोनिक्स बना के आप जितना पढ़ेंगे उतना आपको याद रहेगा। देखो यहाँ पे मैंने इजराइल की भी बात की थी ना, तो मैं आपको ब्लैक सी के बारे में बता देती हूँ। ये आपको यहाँ ब्लैक सी दिख रही होगी इजराइल के ऊपर। ठीक है, ये ब्लैक सी जो है इसका भी एक ट्रिक होती है, जैसे टी एंड बर्गर। ठीक है, तो टी इज फॉर टर्की, जी इज सॉरी बर्गर बोला ना मैंने, तो बी इज फॉर बुल्गारिया, यू इज फॉर यूक्रेन, फिर आर इज फॉर रशिया, जी इज फॉर जॉर्जिया, फिर इसमें स्मॉल ई मतलब ई कुछ नहीं है यहाँ पे, और आर इज फॉर रोमानिया। तो टी एंड बर्गर नाम से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मैक्स 1407 वॉज इन न्यूज, इट इज रिलेटेड टू वॉट। ठीक है, तो मैक्स 1407 क्या है? PSLV है, राइस की वेराइटी है, सोयाबीन की वेराइटी है, या फिर कोविड-19 से रिलेटेड कोई ड्रग है? तो देखो ये सोयाबीन की एक वेराइटी है। ठीक है, ये न्यूज में था। ठीक है, अभी रिसेंटली इंडियन साइंटिस्ट ने ये जो वैरायटी है इसे इन्वेंट किया है, डिस्कवर किया है। ठीक है, हाई यील्डिंग वैरायटी है सोयाबीन की, पेस्ट रेजिस्टेंट वैरायटी है। ठीक है, और इसे नॉर्थ ईस्ट में मेजरली उगाया जा सकता है। क्रॉस ब्रीडिंग के थ्रू इसे इन्वेंट किया गया है, डेवलप किया गया है। ठीक है, आसाम, वेस्ट बंगाल, झारखंड के लिए इसे मेनली डिस्कवर किया गया है या डेवलप किया गया है। ओके, और रेन फेड कंडीशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखो कई बार यूपीएससी में ऐसा क्वेश्चन आता है सीधे कि ये जो चीज़ है ये क्या है। ठीक है, कोई रॉकेट है या कुछ वेराइटी है किसी चीज़ की, तो ये याद रखना है ये सोयाबीन की वेराइटी है। जनरली लोगों को दिमाग में बिल्कुल नहीं आएगा अगर उनको पता नहीं होगा तो। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आज हमारा, 400th एनिवर्सरी है आज गुरु तेग बहादुर की, बर्थ एनिवर्सरी है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ही इज द 9th गुरु ऑफ सिखिज्म, 9th गुरु हैं ये सिखिज्म के। ही फाउंडेड खालसा कम्युनिटी, खालसा कम्युनिटी इन्होंने बनाई थी। और ही वॉज एग्जीक्यूटेड बाय मुगल एम्पर औरंगजेब फॉर रिफ्यूजिंग टू कन्वर्ट टू इस्लाम। तो इन्हें औरंगजेब ने मारा था, इस्लाम इन्होंने कबूल करने से मना कर दिया था इसीलिए। तो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, थर्ड स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है। खालसा किसने बनाया था? खालसा पंथ गुरु गोविंद सिंह ने, जो इन्हीं के बेटे थे गुरु तेग बहादुर के, और गुरु गोविंद सिंह जो हमारे 10th गुरु हैं उन्होंने ही खालसा पंथ बनाया था। तो 1 and 3 ऑप्शन आर करेक्ट, ओनली 1 and 3 मतलब ऑप्शन नंबर सी। ठीक है,
तो ये हमारा सही ऑप्शन है। गुरु तेग बहादुर की 400th बर्थ एनिवर्सरी है, जिनको सिखिज्म में प्रकाश पर्व भी कहा जाता है, प्रकाश पूरब कहा जाता है इन्हें, ठीक है। और पेपर 1 से रिलेट करेगा बिकॉज आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री से रिलेट कर रहा है ये टॉपिक, ठीक है। अब देखिए ये गुरु तेग बहादुर के ऊपर है पूरा इशू। 9th गुरु हैं ये पूरे सिख रिलीजन के, और यंगेस्ट सन रहे हैं ये गुरु हरगोबिंद साहिब के। गुरु हरगोबिंद साहिब जो हैं ये 6th गुरु हैं। देखो कुल मिला के 10 गुरुज हैं सिखिज्म में, और 11th गुरु कोई नहीं था, उसकी जगह आ गया था गुरु उसको बोलते हैं गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है। ग्रंथ साहिब जो इनका एक स्क्रिप्चर है, होली स्क्रिप्चर है, उसी को 11th गुरु और फाइनल गुरु माना जाता है, इसीलिए गुरु ग्रंथ साहिब कहते हैं। तो 10 गुरुज हैं इन पर्सन, और 6th गुरु थे हरगोबिंद सिंह, हरगोबिंद साहिब। इन्हीं के सबसे छोटे बेटे हैं जो गुरु तेग बहादुर हैं, और गुरु तेग बहादुर के बेटे हैं गुरु गोविंद सिंह, जो कि 10th गुरु रहे हैं। ओके इनके जो हिम्स हैं, इनके जो श्लोक जैसे आप कह सकते हैं, हिम्स जो हैं इनको गुरु ग्रंथ साहिब में 115 हिम्स इनके देखे जाते हैं। और इन्होंने कश्मीरी पंडित्स की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको लेकर भी आवाज़ उठाई थी, जो जजिया टैक्स उनके ऊपर लगाया जा रहा था। इसके अलावा 1675 में इन्हें मार दिया गया था औरंगजेब के द्वारा, क्योंकि इन्होंने इस्लाम कबूलने से मना कर दिया था। गुरुद्वारा सिसगंज साहिब, गुरुद्वारा सिसगंज साहिब और गुरुद्वारा रकबगंज साहिब, ये दोनों फेमस गुरुद्वारा हैं जो गुरु तेग बहादुर से रिलेटेड हैं। गुरुद्वारा सिसगंज साहिब जो है वो फेमस है इनके एग्जीक्यूशन प्लेस के लिए, और गुरुद्वारा रकबगंज साहिब जो है ये क्रिमेशन के लिए, ठीक है। इनके क्रिमेशन या अंतिम दाह संस्कार जो होते हैं उनके लिए ये जो गुरुद्वारा है ये बहुत फेमस है, और ये दोनों दिल्ली में है, ठीक है। और जो ये एग्जीक्यूशन हुआ था ये मेनली रिलीजियस ऑपरेशन के लेकर हुआ था इनका, इसीलिए इसके बाद से जो सिखिज्म है उसमें रिलीजियस ऑपरेशन को लेकर जो एगिटेशन था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। कोई भी रिलीजियस ऑपरेशन को बर्दाश्त नहीं करना चाहता था, इसीलिए इसके बाद ही गुरु गोविंद सिंह ने इन्हीं की इंस्पिरेशन से खालसा पंथ की स्थापना की थी, ठीक है। गुरु तेग बहादुर को लेकर 2-3 चीज़ें और फेमस है, जैसे इनको हिंद दी चादर कहा जाता है, ठीक है, हिंद दी चादर। और इनको पहला मार्टियर कहा जाता है, पहला शहीद फॉर द ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स के लिए पहला शहीद कई एक्सपर्ट्स ने इन्हें कहा है, ठीक है। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, और आज का हमारा सारे टॉपिक्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। आगे हम मिलेंगे फिर से जो भी नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके लिए। लेकिन मैं आपसे यहाँ एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप कभी भी कोविड पॉजिटिव हुए हैं लास्ट कुछ दिनों में, तो प्लीज़ प्लाज्मा डोनेट कीजिएगा, जितनी हेल्प हो सके उतनी हेल्प कीजिए दूसरों की, बिकॉज दिस इज़ द टाइम व्हेन वी नीड टू स्टैंड अप फॉर आवर ह्यूमैनिटी। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।